रेडियो उड़ान पर अपने फेवरेट शो बुक वर्ड के किसी भी शो को मिस ना करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। आज के दौर में भी क्या सच्चा प्यार होता है या लोग सिर्फ लेफ्ट और राइट स्वाइप ही करते हैं? हाय गुड इवनिंग, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और हाजिर हो गई हूँ आपका फेवरेट शो बुक वर्ड लेकर। जी हाँ, आज जो नॉवेल हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसका नाम है द गर्ल इन रूम 105, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। हमारे फेवरेट चेतन भगत ने, जिनकी नॉवेल्स को आप ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। जी हाँ, नॉवेल्स को बहुत प्यार देने के लिए और शो को बहुत पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस नॉवेल के पहले के पार्ट्स नहीं सुने हैं तो आप जा सकते हैं YouTube पर, लिख सकते हैं द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत बुक वर्ड और आपको पहले के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, जहां से आपको पूरी कहानी डिटेल में समझ जरूर आएगी। पर आपके लिए मैं कहानी का फॉलो अप बनाने वाली हूँ ताकि आप आज के शो को फुली एंजॉय कर सके। कहानी जो कि है ज़ारा लोन की। ज़ारा जो कि एक कश्मीरी लड़की है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है और एक से रखती है। कश्मीर को बेहतर बनाना चाहती है, वहाँ पर एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड केशव राजपुरोहित, जिसके पापा आरएसएस में एक बड़ी पोस्ट पर हैं, जो मुस्लिम्स को ज्यादा लाइक नहीं करते। दोनों का अफेयर हो जाता है। जब बात शादी तक पहुंचने वाली होती है तो ज़ारा के फादर चाहते हैं कि केशव कन्वर्ट हो जाए और केशव के पेरेंट्स चाहते हैं कि केशव किसी भी मुस्लिम लड़की के साथ शादी ना करे। वो इसके लिए केशव को डिस्करेज करते हैं। केशव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करे और इसी सब कंफ्यूजन में वो ज़ारा के साथ अपने इस इम्पोर्टेंट रिश्ते को खो देता है। ज़ारा रघु, जो कि एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का होता है, IIT का ही, उसके साथ अफेयर में चली जाती है, रिलेशनशिप में चली जाती है। रघु जो उसे एक फैमिली का वादा करता है। ज़ारा का खून हो जाता है मिस्टीरियसली। ज़ारा जब केशव को मैसेज करती है कि वो केशव के पास वापस आना चाहती है, उस दिन ज़ारा का बर्थडे होता है। केशव उसके हॉस्टल पहुंचता है तो ज़ारा की लाश वहां पर पड़ी होती है। पुलिस जो कि चौकीदार को पकड़ लेती है और उस पर खून का इल्जाम लगा देती है, जो एक्चुअल में खूनी नहीं होता। पुलिस इंस्पेक्टर का कहना होता है कि जब तक असली खूनी नहीं मिलेगा वो चौकीदार को ही रखेंगे। केशव जो कि यहाँ पर एक जासूस बनना चाहता है, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है सौरभ, दोनों मिलकर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे रूल आउट कर रहे हैं कि कौन ज़ारा का असली कातिल हो सकता है। केशव ने ज़ारा की लाश के साथ वादा किया था कि वो उसका खूनी ढूंढ कर रहेगा और यही प्रोसेस चल रहा है। पहले इन्वेस्टिगेट किया कि क्या सच में चौकीदार खूनी है, पता चला नहीं। उसके बाद ज़ारा के कॉलेज के डीन के ऊपर शक गया, पता चला कि वो भी खूनी नहीं है। उसके बाद ज़ारा के फादर के ऊपर हो सकता है ऑनर किलिंग हो, क्योंकि ज़ारा एक हिंदू लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। बट ऐसा भी नहीं लग रहा है। ज़ारा का एक कजिन जिसका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन है, वो भी हो सकता है। और आगे क्या होगा, चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन को भी आगे बढ़ाएंगे, स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि ज़ारा का असली कातिल कौन है और देखेंगे केशव अपने दोस्त सौरभ के साथ मिलकर क्या क्या एफर्ट्स इस केस को सॉल्व करने के लिए कर रहा है। फिलहाल वो डर बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि वो ज़ारा के कजिन सिकंदर से भी मिलने वाला है, उससे मिलने का वादा भी कर चुका है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सिकंदर एक टेररिस्ट हो और वहीं पर इन दोनों का दी एंड हो जाए। चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे, जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सच में मुझे डर लग रहा है एंड आई नो आपको भी लग रहा होगा। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर जानेंगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फाइट ऑफ लाइफ, शो है बुक वर्ड। रेडियो उड़ान।
तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है आपका फेवरेट बुक वर्ड और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। जी हाँ, नॉवल चल रही है द गर्ल इन रूम 105 बाय चेतन भगत, जो कि एक मिस्ट्री नॉवल है, सस्पेंस है, जानना है, पता लगाना है किसने किया है ज़ारा लोन का कत्ल। ज़ारा जो कि कश्मीरी है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड केशव पता लगाना चाहता है कि किसने किया ज़ारा का कातिल। वो उस समय मरी जब वो केशव के पास लौट कर आना चाहती थी। उसने केशव को मैसेज किया था कि वो केशव को वापस अपनी जिंदगी में पाना चाहती है। ऐसे में किसने केशव से ज़ारा को छीन लिया है। केशव हर खतरे को पार करके ज़ारा का कातिल ढूंढना चाहता है, यहाँ तक कि ज़ारा का कजन सिकंदर जो कि टेररिस्ट के साथ लिंक्ड है, उससे मिलने के लिए केशव ने टाइम भी फिक्स कर लिया है। केशव के दोस्त सौरभ ने मना भी किया है। उसने कहा है कि ये बहुत खतरनाक है और केशव को वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर ना चाहते हुए भी वो केशव के साथ मिलने चला गया है सिकंदर से। इन लोगों ने डिसाइड की मिलने की जगह चांदनी चौक में एक पकोड़े वाले की दुकान नीमचंद पकोड़ा, और ये दुकान जो कि लोकेटेड है खादम शरीफ श्राइन और शिव मंदिर के बीच में, एक सेकुलर जगह जो कि अनइंटेंशनली इन लोगों ने चूज की है। दुकान के बाहर खड़े होकर ये लोग दुकान के अंदर देख रहे हैं। सिकंदर एक टेबल पर बैठा हुआ है, लाइट ग्रे कलर का उसने पठानी सूट पहना है। आज उसकी पगड़ी और भी ज्यादा ऊंची दिखाई दे रही है, शायद इन लोगों को डराने के लिए। सौरभ ने कहा कि यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। सिकंदर को देखकर उसे डर लग रहा है। वो जो कि बैठा बैठा पैर हिला रहा है और इधर उधर लोगों को देख रहा है, शायद ढूंढ रहा है सौरभ और केशव को ही। उसने अभी तक सौरभ और केशव को नहीं देखा है और सौरभ ने कहा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि ये हमें देख ले। इसके पास एक गन भी हो सकती है और वो यहीं पर इन दोनों को शूट भी कर सकता है, पर केशव को ऐसा नहीं लगता। उसने कहा क्यों, वो क्यों हमें शूट करेगा? सौरभ ने कहा कारण कुछ भी हो सकता है, अगर हम पकोड़ों के साथ उसे कम चटनी दे। चटनी? केशव ने पूछा। हाँ ऑब्वियसली, पकोड़ों की दुकान है तो पकोड़े तो हम खाएंगे ही ना भाई। केशव अंदर जा रहा है। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, तुम्हारी मर्जी। बोलो क्या काम है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, सिकंदर ने केशव को देखते ही कहा। इससे पहले बात शुरू करें, क्यों ना कुछ ऑर्डर कर दें। केशव ने आधा किलो पकोड़े और मसाला चाय मंगवा ली है ताकि सौरभ एटलीस्ट खाने में बिजी हो जाए। सौरभ को खाने का बहुत ज्यादा शौक है। पकोड़े आते ही सौरभ तो उन पर टूट पड़ा है। अपने डर को छुपाने का ये उसका एक अलग ही तरीका है। उसने सिकंदर से भी पूछा, भाई पकोड़े टेस्ट करो, बहुत अच्छे हैं। पर सिकंदर ने उसे इग्नोर किया और केशव की तरफ देखा। मैं ज़ारा का मर्डर केस सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कातिल कौन था। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बोलो क्या मदद चाहिए? क्या आप ज़ारा के क्लोज नहीं थे? हाँ वो तो था ही। वो मेरे लिए दूसरी माँ की तरह ही थी। तो क्या आप नहीं चाहते ज़ारा के कातिल को ढूंढना? क्या तारीके जहाद में से किसी ने ज़ारा का कत्ल किया है? ये सुनते ही सिकंदर खड़ा हो गया और सौरभ ने अपना मुंह केशव के कंधे में छुपा लिया था। मैं जा रहा हूँ, पर हम अभी तो मिले हैं, प्लीज 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। सिकंदर ने 2 सेकंड सोचा और उसके बाद एक बार फिर वो बैठ गया। तुम्हें किसने बताया तहरीक के बारे में? मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ आपा में इंटरेस्ट है। तुमने आखिरी बार ज़ारा से कब बात की थी? 3 दिन पहले। और क्या बात की? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, बहन भाई की पर्सनल बातें थी। वो तो आपकी स्टेप सिस्टर थी ना? सिकंदर ने सौरभ की इस बात पर उसे घूर कर देखा। तो क्या हुआ, वो मेरी आपा थी, और क्या स्टेप ब्रदर सिस्टर क्लोज नहीं हो सकते? फिर भी कुछ तो। बस यही, आपा मुझे बोल रही थी कि मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। और अभी तुम क्या करते हो? केशव ने पूछा। मैं बस ऐसे ही इधर उधर ट्रक लोड करने में लोगों की मदद करता हूँ।
कश्मीर में कभी कभी दिल्ली में। प्लीज बुरा मत मानना, पर क्या तुम तहरीके जिहाद के साथ कनेक्टेड हो? केशव की ये बात सुनकर सिकंदर को गुस्सा आ गया था। तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है? तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या ज़ारा तहरीके जिहाद के साथ कनेक्टेड थी? नहीं। और ये कहते ही सिकंदर खड़ा हो गया था। आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना। सिकंदर ने अपनी जेब में से रिवॉल्वर निकाल ली, जो देखकर सौरभ ने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए थे, मूवीज में जैसे देखा था। एक हाथ में प्याज का पकौड़ा भी था। उसने गन केशव की तरफ की थी। मैं जानता हूँ तुझे, तेरा और आपा का रिश्ता बहुत सालों पहले ही खत्म हो गया था, और अब क्या जासूसी कर रहा है तू? खबरदार, अगर मेरे पीछे आए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर सिकंदर वहाँ से निकला और कुछ सेकंड्स के बाद वो गायब हो गया। दुकान में जो चीज जहाँ थी वो वहीं क्लोज हो गई थी। उस दिन तो उस पकोड़े वाले ने इन दोनों से पैसे भी नहीं लिए थे। खैर, अब सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है और सौरभ ने केशव से कह दिया है कि अब वो ज़ारा और उसके मर्डर के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये सब कुछ बहुत खतरनाक है और कहीं ना कहीं केशव भी डर गया था, पर फिर भी उसके मन में ज़ारा का मर्डर किसने किया, ये बात घूमती रहती थी। एक दिन सौरभ और केशव बैठकर टीवी देख रहे थे। केशव ने अपने फोन पर खोला ट्विटर, जहां वो ढूंढ रहा था तहरीके जिहाद को। जब सौरभ ने केशव को ऐसा करते हुए देखा तो उसने टीवी बंद किया। केशव से उसका फोन ले लिया और सामने टेबल पर बैठकर कहा, इनफ इज इनफ। अब केशव को सब कुछ भूलना होगा और उसे डिसीजन लेना होगा, या तो ज़ारा का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर ले या फिर सौरभ के साथ दोस्ती रख ले। ये क्या बोल रहा है? केशव ने कहा, मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत जरूरी है। ठीक है, रख दिया फोन। और केशव ने उस दिन सोच लिया था कि अब वो तहरीके जिहाद के बारे में, ज़ारा लोन के मर्डर के बारे में नहीं सोचेगा। दोनों ने अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करना शुरू तो किया था, पर उस जॉब पर कंसंट्रेट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, जहां आपका मन लगता ही ना हो, जहां पर कुछ भी आपके लिए फेवरेबल ना हो। चंदन क्लासेस में आपको स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है आईटी की तैयारी करने के लिए, जबरदस्ती उन्हें एनरोल करवाना है। अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। जो चीज आप खुद नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि सही नहीं है, आप कैसे उसके लिए किसी को कन्विंस करो? पर चंदन क्लासेस के मालिक चंदन अरोड़ा ने कह दिया था कि आपको कम से कम 10 बच्चों को एक साल में एनरोल करवाना ही होगा। इस साल एनरोलमेंट्स कुछ कम हुई थी तो 10 से 20% सबकी पे भी उसने डिडक्ट कर दी थी, और कहा था कि अगर यूं ही एनरोलमेंट कम होती रही तो वो स्टाफ भी कम कर देगा। 10 बच्चों को कन्विंस कर पाना सौरभ और केशव के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही कन्विंस नहीं। केशव ने तो एक बच्चे को कन्विंस किया था चंदन क्लासेस छोड़ने के लिए, आईटी की तैयारी छोड़ने के लिए, क्योंकि उस बच्चे का फैशन में इंटरेस्ट था। जब सौरभ को बताया तो सौरभ ने कहा, चंदन अरोड़ा तुम्हारा गला दबा देगा। पर केशव ने कहा कि वो बच्चा फीस दे चुका था तो चंदन को कम से कम नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। पर बच्चों को कन्विंस करें तो कैसे? खैर, दोनों ध्यान तो लगा रहे थे टीचिंग में, पर चंदन अरोड़ा इन दोनों को बार बार पॉइंट आउट कर रहा था और बार बार इन्हें कह रहा था, नए बच्चे लाने के लिए बार बार कह रहा था पढ़ाने पर और ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए, जिससे ये दोनों एक्चुअल में पिस्ड ऑफ हो गए थे। और एक दिन जब केशव पेपर चेक कर रहा था तब सौरभ उसके सामने आकर बैठ गया था और उसने कहा था, यार इससे तो मरना ही अच्छा है, इससे तो अच्छा है कि हम सिकंदर के हाथों मरी जाएं, इससे तो अच्छा है कि हम सिकंदर को ढूंढ लें। उस केस में चाहे मानो ना मानो मजा तो आ रहा था। सौरभ ने भी तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए थे। सौरभ ने ही तो फाइंड आउट किया था कि डीन के पैर में लिम्प है, और चौकीदार उसकी जो वेबसाइट्स उसने ट्रैक की थी, उनसी पॉर्न वेबसाइट्स वो देखता है। ये सब कुछ सौरभ ने किया था और उसे बहुत मजा आया था। यार, यहाँ पर लाइफ में कोई मजा तो है ही नहीं, कुछ नया करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा जिसमें थ्रिल हो। ये सौरभ कह रहा है। केशव ने बहुत हैरानी के साथ देखा, तुमने ही तो कहा था मुझे या फिर ज़ारा का मर्डर केस, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। पर भाई, क्या तुमने जानने की कोशिश की वो पाउडर क्या था? सौरभ ने पूछा। भाई, एक तरफ तुम कहते हो कि ये केस, ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ दो, ये हमारा काम नहीं, दूसरी तरफ मुझसे पूछ रहे हो वो पाउडर क्या था।
हम मैं कैसे बताता हूँ, मैंने तो इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया ना। कुछ करते हैं यार, कुछ तो करते हैं, सौरभ ने कहा। आज घर जाकर सौरभ ने पूरा ट्विटर छान मारा और जैसे तैसे तहरीक जिहाद का वो जो विजिटिंग कार्ड मिला था उसके थ्रू अरेबिक्स में टाइप करके एक फोटोग्राफ निकाल ली है जिसमें सिकंदर और 6 और लड़के हैं। ये फोटोग्राफ तहरीक जिहाद की है, ये फोटोग्राफ श्रीनगर की है और जो रिसेंट भी मालूम हो रही है। इसका मतलब सिकंदर कश्मीर में है। पर वो पाउडर क्या है ये जानने के लिए किसी से तो पूछना होगा। एक बार फिर इंस्पेक्टर राणा को बुलाया, एक कैफे में ले गए और वहाँ जाकर उन्हें वो पाउडर दिखाया, जो देखते ही इंस्पेक्टर के कान खड़े हो गए थे। उसने कहा, अब ये पाउडर तुम्हारे पास कैसे आया? तब केशव ने झूठ बोल दिया, कहा कि उसकी क्लास में एक पास था। इंस्पेक्टर राणा ने कहा, ये कोकीन है और कोकीन जो कि 10 ग्राम हजारों रुपए में मिलता है, बहुत ही महंगी चीज है ये और बहुत ही खतरनाक भी। इतनी आसानी से तो किसी बच्चे के पास नहीं हो सकती। जिस पर किशोर ने कहा कि सभी बच्चे थोड़ी चंदन क्लासेस में पढ़ने आते हैं, कुछ टाइम पास करने भी आते हैं और इसके बाद वो उस बच्चे को इन्वेस्टिगेट कर देंगे। इंस्पेक्टर से झूठ बोल रहा था पर सच बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। कैसे बताए कि वो ज़ारा लोन का मर्डर केस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। खैर फिलहाल के लिए तो उसने छोड़ा ही हुआ था, ये झूठ भी नहीं है। तब इंस्पेक्टर ने पूछा कि कहीं ये लोन्स के घर से तो इन दोनों को नहीं मिला, जिस पर इन दोनों के भी कान खड़े हो गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, कोकेन का होना। अगर उसने अपनी बेटी को नहीं भी मरवाया हो, अगर उसके घर से कोकेन भी मिला है तो भी इंस्पेक्टर राणा उसे जेल के पीछे बंद कर सकता है। उसका कहना है कि मौला कुछ भी कर सकते हैं और जरूर उसी ने अपनी बेटी को मरवाया होगा। केशव और सौरभ ने कहा कि वो एक बार जरूर ज़ारा के फादर से मिले थे पर उन्हें नहीं लगता कि वो ज़ारा के कातिल हैं। जिस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से ज्यादा इंटरेस्ट तो तुम्हारा ही है, उसे पूरी जिंदगी के लिए लॉकअप में बंद किया जा सकता है, बस एक बार बता दो। इंस्पेक्टर राणा ने केशव से पूछा, केशव ने इनकार कर दिया। इन दोनों ने कहा कि ये लोग अब अपनी जॉब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सौरभ ने कहा कि उसने केशव को मना किया है इस केस में कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इंस्पेक्टर राणा ने पूछा, क्यों, डर गए हो क्या? केशव ने कहा, कह सकते हैं डर भी गए हैं और आगे अपना करियर भी तो सोचना है। इंस्पेक्टर राणा के पास कोई मैसेज आया और उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जेंट जाना होगा। उनकी वाइफ की मदर का बर्थडे है और वो लेट हो चुके हैं, आज तो उनकी बाट लगने वाली है। खैर इंस्पेक्टर राणा तो वहां से चले गए, ये दोनों घर आ गए। केशव ने बहुत सोचकर सौरभ से कहा कि वो श्रीनगर जाना चाहता है और इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जानना चाहता है कि सिकंदर क्या करता है, मिलना चाहता है और तहरीक जिहाद के बारे में और इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। सौरभ ने पूछा, वो क्या करे? केशव ने कहा, वो यहीं रहे और जो भी मदद केशव को उसकी चाहिए होगी उस मदद के लिए वो सौरभ को ही याद करेगा। सौरभ जो कि केशव को बहुत प्यार करता है, एक सच्चा दोस्त है, उसने कहा, अकेले तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, जहां जाऊंगा तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि अब कश्मीर जाना होगा, केस को आगे इन्वेस्टिगेट करना होगा, जाना होगा मौत के मुंह में। यहाँ भी तो वैसे रोज दिल करके मर रहे हैं, इससे अच्छा एक ही बार गोली खाकर मर जाते हैं। ये डिसाइड करके इन दोनों ने चंदन क्लासेस के मालिक चंदन अरोड़ा को जब बताया कि ये लोग 2 हफ्ते की छुट्टी लेना चाहते हैं, कश्मीर श्रीनगर जाना चाहते हैं, तो चंदन ने अपनी आंखें जरा चौड़ी कर ली और आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा, क्या बात है, सेक्शन 377, तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो क्या और हनीमून पर जा रहे हो? ये सुनकर शीला की जवानी ने भी आंखें ऊपर करके इन दोनों को देखा था, पर चंदन अरोड़ा ने इन दोनों को छुट्टी देने से इनकार कर दिया। कहा पीक टाइम है और इनकी क्लासेस कौन लेगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी बच्चों को पढ़ाना इनकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, हनीमून नहीं। केशव ने कहा, इन लोगों ने बहुत सारी चीजें सेटल कर ली हैं और टीचर से बात कर ली है, वो लोग क्लासेस ले लेंगे। पर चंदन अरोड़ा कहाँ मानने वाला था। अब घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, वही केशव ने किया और कहा कि वो मिसेस चंदन अरोड़ा को बता देगा। चंदन ने पूछा, क्या? तब उसने कहा, यही कि उन्हें और शीला आंटी को हनीमून के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, उनका ऑफिस ही काफी है। चंदन जो कि बहुत घबरा गया था,
और शीला को कह दिया था इन दोनों की 2 हफ्ते की छुट्टी मार्क कर लो। और छुट्टी सैंक्शन करवाकर दोनों चल दिए थे श्रीनगर कश्मीर, और अब इन्वेस्टिगेट करना है केस को आगे। एयरपोर्ट से उतरते ही सौरभ ने केशव से कहा कि उसने टैक्सी बुक करा ली है और वो कॉल करके ड्राइवर से बात कर लेता है। फोन देखा तो नेटवर्क ही नहीं। क्या हुआ सौरभ? केशव ने पूछा। नेटवर्क ही नहीं है। बार बार दोनों ने फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किए पर नेटवर्क आ ही नहीं रहा। तब एक आदमी ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं? दोनों ने हाँ कहा। तब उस आदमी ने कहा कि कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड्स नहीं चलते हैं, सिक्योरिटी रीजंस। खैर ये दोनों जब एयरपोर्ट के बाहर गए तो देखा कि उनके नाम का प्लाकार्ड लेकर एक आदमी खड़ा हुआ है। सर्विसेज तो अच्छी हैं। दोनों टैक्सी में बैठ गए। कश्मीर की वो सुहानी हवा का आनंद ले रहे थे। दूर से ही पहाड़ इनको दिखाई दिए, पहाड़ जो कि कश्मीर का बैकग्राउंड बनाते हैं। जब सिटी के बीच में गए तो एक आम इंडिया की सिटी जैसा ही था, सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था। केशव ने कहा कि तो इंडिया जैसा ही है। सौरभ ने कहा ये इंडिया ही है। इन दोनों ने अपने लिए एक हाउस बोट बुक कराई थी। वहां पहुंचे एक आदमी जिसका नाम था निजाम, उसने इन दोनों को असिस्ट किया और इनका रूम दिखाया जहां एक डबल बेड था। दोनों जेब गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग रूम्स चाहिए। निजाम ने कहा यहाँ ज्यादातर कपल्स ही आते हैं इसलिए अलग बेड्स नहीं होते, पर वो उनके लिए सब कुछ अरेंज करवा देगा। अलग अलग बेड्स वाला एक रूम उन दोनों ने ले लिया था। तब निजाम ने कहा कि वो उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। केशव ने कहा उसका फोन नहीं चल रहा। निजाम ने कहा कि अगर वो यहाँ पर एक लोकल नंबर लेते हैं तो उसे एक्टिवेट होने में 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तक क्या सबसे कटकर आप रह सकते हो? निजाम ने कहा कि यहाँ लोग छुट्टियां मनाने आते हैं तो छुट्टियां मनाओ, क्यों लोगों से बात करनी है। पर केशव को दुनिया से कनेक्ट रहना है जिसके लिए उसे फोन बहुत जरूरी चाहिए होगा। निजाम ने वाईफाई का पासवर्ड दे दिया था पर केशव को चाहिए था फोन, जिस पर निजाम ने एक एक्स्ट्रा फोन अपना केशव को दे दिया और कहा कि इसका सिम कार्ड निकाल लो, जब तक यहाँ हो ये सिम कार्ड यूज करो, उसके बाद वापस कर देना। क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम आती है इसलिए वो लोग ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखते हैं। केशव पहले वहां जाना चाहता है जहां पर जारा बचपन में रहती थी। जारा के फादर से उस जगह का एड्रेस वो लेकर आए हैं। और अभी जब शाम को दोनों वॉक करने गए तो देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने पूछा डिनर के लिए कोई अच्छी जगह। एक बच्चे ने एक रेस्टोरेंट का नाम बताया और पूछा आप इंडिया से हैं? हाँ तो क्या ये इंडिया ही तो है। नहीं ये इंडिया नहीं है, ये कश्मीर है। तो कश्मीर इंडिया का ही तो पार्ट है। सौरभ को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि कश्मीर में किसी के भी साथ किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल टॉक वो लोग नहीं करेंगे। ये जो 5-6 लड़के थे जिनमें से एक बात कर रहा था, बाकी सारे हंस रहे थे। सौरभ को डर लगने लगा। उसने केशव से कहा कि यहाँ से चलो, पर केशव जो कि उन बच्चों को कह रहा था कि ये इंडिया है, वो खुद भी एक राजस्थानी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं वो है तो इंडियन ही। पर उस बच्चे ने कहा वी हेट इंडिया, अपनी कंट्री से नफरत नहीं करनी चाहिए। केशव ने कहा अपनी कंट्री, उन्होंने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। एक बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है गलती हो गई, सॉरी। ये कहकर सौरभ केशव को वहां से ले जाना चाहता था। तब सारे बच्चे हंसने लगे। उन्होंने कहा हम टेररिस्ट नहीं हैं। एक बच्चे ने कहा माँ कसम हम बिल्कुल भी टेररिस्ट नहीं हैं। पर वो बच्चे हंस रहे थे और सौरभ को डर लग रहा था। केशव ने उनमें से एक लड़के से पूछा कि वो क्या करता है। पढ़ता है। उस बच्चे ने सर हिला दिया। काम करता है। उसने एक बार फिर सर हिला दिया। उसने कहा यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल भी नहीं है जॉबलेस लोगों के लिए। सौरभ खींच कर केशव को वहां से ले गया और उनमें से एक लड़का लगातार केशव की तरफ ही देखता रहा। जी हाँ, यही हाल है कश्मीर का, जहाँ के लोग अपने आप को इंडियन ही नहीं मानते। वहाँ के लोग अपने आप को सिर्फ कश्मीरी मानते हैं। वहाँ पर लोगों से ज्यादा आर्मी थी। हर जगह आर्मी दिखाई दे रही थी और वो इन लोगों को सेव कर रही है। पर यहाँ के लोग आर्मी से नफरत करते हैं, हेट करते हैं आर्मी को, और उन्हें लगता है कि इंडियन आर्मी उनकी एनिमी है। वो ये नहीं जानते कि अगर इंडियन आर्मी यहाँ ना हो तो कश्मीर में पाकिस्तान केओस फैला सकता है। कश्मीरीज का क्या हाल होगा
वो नहीं समझते हैं। खैर, इन दोनों को यहाँ पर ढूंढना है सिकंदर को, पता लगाना है कि सिकंदर कहाँ रहता है, क्या करता है। और जब ये लोग सिकंदर और उसकी मॉम फरजाना लोन के पुराने घर पर पहुंचे तो वहाँ ये दोनों नहीं थे। आसपास दुकानों पे पूछा तो पता चला कि ये दोनों 2 साल पहले ही यहाँ से चले गए। लोगों ने पूछा कि ये कौन है और क्यों सिकंदर का पता पूछ रहे हैं, जिस पर केशव ने कहा कि ये दोनों इंडिया से ही उनको जानते हैं और दोनों सिकंदर के दोस्त हैं। एक आदमी ने कहा अगर दोस्त होते तो पता होता कि सिकंदर तो हमेशा गायब ही रहता है, बहुत ही कम है कि वो घर आता है, आर्मी उसके पीछे जो पड़ी है। अगर दोस्त होते तो पता होता ना कि 2 साल से ये दोनों यहाँ नहीं रह रहे। खैर, किसी ने भी इन लोगों को फरजाना लोन का घर नहीं बताया, सिकंदर का पता किसी ने नहीं बताया। 3 दिन तक ये लोग ढूंढते रहे और सक्सेस नहीं मिली। खैर, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर क्या होता है कश्मीर में, कैसे मिलता है केशव को सिकंदर और क्या होता है उसके बाद। क्या सच में ज़ारा का कातिल सिकंदर ही है? क्या सच में ज़ारा का कनेक्शन तहरीके जिहाद से था? बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो उड़ान के शो बुकवर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और नॉवेल चल रही है द गर्ल इन रूम 105 बाय चेतन भगत, जो की बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ज़ारा का एक्स बॉयफ्रेंड केशव, जो कि पता लगाना चाहता है, जानना चाहता है कि किसने ज़ारा को उससे तब छीना जब वो लौट कर आना चाहती थी। ये दोनों पहुंच गए हैं श्रीनगर सिकंदर लोन से मिलने, जो कि ज़ारा का स्टेप ब्रदर है। टेररिस्ट के साथ कनेक्शन है, तहरीके जिहाद के साथ कनेक्शन है। इसके बाद भी केशव डरा नहीं है। दोनों को इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत क्यूरियोसिटी है, जानना है कैसे भी करके कि ज़ारा का खून आखिर किसने किया। केशव और सौरभ दोनों पहुंच गए हैं श्रीनगर, ढूंढ रहे हैं सिकंदर को, जो कि ज़ारा का स्टेप ब्रदर है, जिसका तहरीके जिहाद के साथ कनेक्शन है। 3 दिन हो चुके हैं पर कुछ पता नहीं चल रहा। बस इतना पता चला है कि सिकंदर, जो कि ज्यादातर गायब रहता है और आर्मी उसके पीछे है। उसकी मदर फरजाना लोन, जो कि अकेली रहती है, बहुत ही कम होता है कि सिकंदर उनके पास आता है। फरजाना लोन का एड्रेस उन लोगों को नहीं मिल रहा था। 3 दिन के बाद एक केबल ऑपरेटर उनके लिए मसीहा बना और उसने बताया कि सामने की रेड बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर फरजाना रहती हैं। केशव ने पूछा क्या उनको यकीन है? तब उस आदमी ने कहा हाँ, वो अपना बिल देर से भरती है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि वो उसी घर में रहती हैं। केशव और सौरभ फरजाना से मिलने वहाँ उनके घर पर गए। बेल बजाई, बुर्का पहने एक औरत बाहर आई जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। दोनों को देखकर वो हैरान हुई, पूछा ये लोग कौन हैं? जिस पर केशव ने कहा कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, सिकंदर को जानते हैं और ज़ारा के दोस्त हैं। उस औरत ने दरवाजा ब्लॉक कर लिया था और कहा कि ज़ारा तो जा चुकी है, अब वो यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर केशव ने कहा कि वो उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। उस औरत ने कहा कि क्या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और इंडियन आर्मी के लोग हैं ये? तब केशव ने फरजाना को अपना आईडी कार्ड दिखाया, आईटी का आईडी कार्ड, जहाँ से उसने ज़ारा के साथ ही पढ़ाई की थी। उसके बाद उसने उन्हें अपना करंट विजिटिंग कार्ड दिखाया कि वो दोनों इंडिया में दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। केशव ने फोटो ढूंढी उसकी और ज़ारा की, जहाँ ये दोनों कॉफी पी रहे थे आईटी की कैंटीन में।
फरजाना ने उसके बाद इन दोनों को अंदर आने दिया। फरजाना ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए सिकंदर के बारे में बताया केशव और सौरभ को। बताया कि सिकंदर जो कि शरीर से तो बड़ा हो गया है पर दिमाग से अभी भी एक बच्चा ही है, वो ग्रो नहीं हो पाया ठीक से। बचपन में ही जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, उसकी वो बहन जारा जिसके वो सबसे ज्यादा क्लोज था, जब वो उससे दूर हो गई, जब उसके अब्बा ने खुद ही भाई बहन को दूर कर दिया, तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। उसने 2 बार तो आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। फरजाना ये सब कुछ बताते हुए उदास हो गई थी। केशव ने फरजाना से पूछा कि क्या वो इन दोनों की मदद करेगी। उसने कहा कि मैं एक अबला नारी हूँ, मैं क्या ही मदद कर पाऊंगी। केशव ने कहा कि वो सिकंदर का नंबर चाहते हैं। वो जो नंबर केशव के पास है वो काम नहीं कर रहा है। फरजाना ने कहा कि सिकंदर जल्दी जल्दी नंबर बदलता रहता है। कल ही उसका फोन आया था पहलगांव से और वो नंबर फरजाना के पास है। केशव और सौरभ की सारी कहानी सुनने के बाद, जो भी जारा के साथ हुआ, जारा की मौत के बारे में जो कहानी, जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहानी सौरभ और केशव ने फरजाना को बताई, उसके बाद वो इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। पहले दिन ही पहलगांव से सिकंदर ने फरजाना को कॉल किया था और वो नंबर, उसी नंबर पर फरजाना के फोन से ही केशव को फरजाना ने सिकंदर को कॉल करने दिया। जब सिकंदर ने अपनी माँ की जगह केशव की आवाज सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि केशव ने उसकी माँ के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया। केशव ने उसे यकीन दिलाया कि वो यहाँ जारा की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और उन्होंने फरजाना के साथ कुछ नहीं किया है। यहाँ बैठ के उनके साथ कावा पिया है और बातें की हैं। सिकंदर ने फरजाना से बात की, उसके बाद केशव से बात की। केशव थोड़ा अकेले में गया और एकांत में उसने सिकंदर से कहा कि अगर सिकंदर बात नहीं करेगा तो वो चीजें जो जारा के कमरे, जारा के लॉकर में से इन्हें मिली हैं, वो सारी चीजें उनके दोस्त पुलिस को दे देंगे। ये कहानी वो घर से सोच कर आए थे ताकि सिकंदर की गन से अपने आप को बचा सके। इसके बाद सिकंदर चुप हो गया और उसने इन दोनों से पहलगांव आने के लिए कहा। वहाँ पहलगांव में एक पब्लिक प्लेस पर ये लोग सिकंदर से मिले। वहाँ पर लोगों से ज्यादा आर्मी थी और ये थोड़ा सेफ महसूस कर रहे थे। सिकंदर ने कहा कि आखिर ये दोनों क्या जानना चाहते हैं। तब केशव ने दिखाई वो सारी फोटोग्राफ्स, उन सभी चीजों की फोटोग्राफ्स जो कि केशव को जारा के लॉकर से मिली थी। सिकंदर उसके बाद थोड़ा इमोशनल हुआ। सिकंदर ने कहा कि वो कुछ गलत काम जरूर करता है पर उसने अपनी जारा आपा को नहीं मारा है, वो उनके खून में इन्वॉल्व नहीं है। केशव ने पूछा क्या गलत काम, जिस पर सिकंदर ने कहा कि वो नहीं बता सकता। तब केशव ने जब इंसिस्ट किया तो सिकंदर ने बहुत सारी बातें इन दोनों को बताई। उसने केशव से पूछा कि वो हाशिम भाई को तो जानते ही होंगे। केशव ने कहा नहीं। तब उसने कहा कि वो तहरीक के प्रेसिडेंट हैं और वही तहरीक जिहाद को चला रहे हैं। उनके कहने पर उसने जारा को ट्रिक किया था और यहाँ कराची बुक फेस्टिवल में बुला लिया था। जाते हुए 8 किलो कोकीन जारा के बैग में डाल दी थी ताकि वो सिकंदर तक पहुंचा सके। केशव ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ काम वो क्यों करता है जो कि कोकेन इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं। तब सिकंदर ने कहा कि वो कश्मीर को आजाद करवाना चाहता है। जो हाशिम भाई हैं वो आजाद कश्मीर में रहते हैं। केशव ने पूछा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर सिकंदर ने कहा कि ये तुम लोगों की गलतफहमी है, ये जहां मैं हूँ ये है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो है आजाद कश्मीर। खैर दिल्ली से ही केशव सोच कर गया था कि पॉलिटिक्स के बारे में वो कोई बात नहीं करेगा, इसलिए उसने टॉपिक को चेंज करते हुए सिकंदर से कहा कि वो आगे की कहानी बताए। सिकंदर ने कहा कि जब जारा आपा दिल्ली पहुंची तो सिकंदर से पहले उन्होंने वो कोकेन देख ली थी। वो बहुत गुस्सा हो गई थी। जब सिकंदर वहां गया था तो उन्होंने खींच के सिकंदर को थप्पड़ भी मारा था। उन्होंने सिकंदर से कहा था कि वो ये सब कुछ काम छोड़ दे, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढे। सिकंदर ने एक बार फिर जारा को झूठ बोला, कहा कि एक बार ये सामान उन तक पहुंचा दे, उसके बाद वो तहरीक जिहाद छोड़ देगा। जारा ने बहुत प्रोटेस्ट किया था पर सिकंदर नहीं जानता था कि उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जारा ने अपने पास रख लिया था। सिकंदर इस बात से बिल्कुल बेखबर था। केशव ने पूछा उस फोटोग्राफ के बारे में। तब सिकंदर ने कहा कि दिल्ली में उसके होटल में जारा उससे मिलने आई थी और वहीं पर वो फोटोग्राफ खींची गई थी। केशव ने कहा 1 मिनट, अगर जारा इतना ही गुस्सा थी, अगर जारा इस सबके इतना खिलाफ थी तो वो फोटो में मुस्कुरा क्यों रही थी? सिकंदर खड़ा हो गया, उसने अपने हाथ बांध लिए। केशव ने कहा अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, जिस पर सिकंदर ने कहा
कि इन सवालों के जवाब वो अभी नहीं दे सकता, कल एक बार फिर वो मिलेगा और तब सारे सवालों के जवाब दे देगा। केशव और सौरभ अब अपने होटल रूम में चले गए थे। वहाँ बैठे हुए आग सेक रहे थे। बहुत ज्यादा ठंड थी, इतने ठंड के कपड़े भी नहीं लाए थे। तब ये दोनों डिस्कस कर रहे थे, क्या सिकंदर हो सकता है ज़ारा का कातिल? हो सकता है ना कि ज़ारा बार बार सिकंदर को मना कर रही हो, तहरीक के खिलाफ जा रही हो और उसके बाद उसने उसे धमकी दी हो कि ये सारा सामान वो पुलिस को दे देगी और सिकंदर ने आकर ज़ारा का खून कर दिया हो। पर वो तो ज़ारा को बहुत प्यार करता था ना, सौरभ ने कहा। केशव ने कहा हाँ, पर हाशिम भाई के लिए अगर वो लोगों का खून कर सकता है तो ज़ारा का क्यों नहीं? अगर ज़ारा के बैग में इतना सारा कोकीन रख सकता है, उसे खतरे में डाल सकता है, तो खून क्यों नहीं कर सकता? हाँ, यही थ्योरी बिल्कुल सही होगी। जरूर सिकंदर ने ही ज़ारा का खून किया है। ये सोचकर इन दोनों ने एक बार फिर इंस्पेक्टर राणा से बात की। इंस्पेक्टर राणा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम तो बिल्कुल पागल आशिक हो। अभी तक वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, श्रीनगर पहुंच गए। एटलीस्ट एक बार बताना तो चाहिए था। यूं ही खतरे के मुंह में पहुंच गए हो। कश्मीर में रहना उनके लिए सेफ नहीं है। इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि वो वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे और वो केशव और सौरभ की मदद करेंगे जब भी उन्हें जरूरत हो। केशव ने कहा ठीक है, कल वो एक बार फिर सिकंदर से मिलने जा रहे हैं। सुबह जब सिकंदर का फोन मिलाया तो फोन किसी और ने उठाया। जिसने फोन उठाया उसने कहा कि वो अहमद है और उसने पूछा कि लाइन पर कौन है। तब केशव ने कहा कि हम सिकंदर के दोस्त हैं। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि वो दोनों जल्दी से जल्दी इस होटल में आ जाएं, की बातें वो आदमी इन दोनों को बाद में बताएगा। इस बात के बाद केशव और सौरभ काफी घबरा गए थे। सिकंदर के अलावा वहाँ कोई और लोग भी होंगे। इंस्पेक्टर राणा को बताया तो उसी समय उन्होंने एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों को सिविल ड्रेस में केशव की मदद के लिए भेज दिया था। जब ये पांचों होटल के अंदर घुसे तो रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। केशव ने पूछा कि यहाँ पर क्या कोई अहमद नाम का आदमी है? तब उसने कहा कि मैं खुद ही अहमद हूँ, मैं ही ये होटल चला रहा हूँ। क्या तुम हो सिकंदर के दोस्त? केशव ने कहा हाँ। वो आदमी उन 3 लोगों को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। उसने पूछा ये लोग कौन है? केशव ने कहा मेरे दोस्त। तब अहमद उन्हें सिकंदर के कमरे में ले गया। वहाँ का नजारा देखकर इन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिकंदर जो कि अपने बेड पर सीधा लेटा हुआ था, चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, होठ जैसे बिल्कुल फट चुके थे, मुंह में से सिर्फ और सिर्फ खून निकल रहा था। उसने गन अपने मुंह के अंदर रखकर शॉट कर दी थी और सुसाइड अटेम्प्ट किया था। वो होटल का मैनेजर रोने लगा। उसने कहा कि इस होटल के जरिए ही वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और वो नहीं चाहता कि मीडिया तक ये बात जाए और पुलिस को इन्वॉल्व ना किया जाए। केशव ने कहा कि जो मेरे साथ हैं ये पुलिस वाले ही हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने अहमद के ऊपर थप्पड़ मारा और कहा कि क्या वो जानता है ये कौन है? अहमद चुप हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये आतंकवादी है, उसके बाद भी तुम इन्हें यहाँ अपने होटल में रहने देते हो? अहमद बहुत रो रहा था। उसने कहा क्या करें हम, ये हमें गन दिखाते हैं अगर कमरा नहीं देते, आर्मी हमें गन दिखाती है अगर कमरा देते हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे इस होटल को चलाएं? अहमद इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गया और बहुत ज्यादा रोने लगा। कहा कि उसे माफ कर दें और इस सब को मीडिया में ना आने दे। इंस्पेक्टर ने कहा कि यह कुत्ता है, मर गया तो मर गया, इसमें मीडिया की क्या जरूरत है। हवलदार को कहा कि इसकी बॉडी को एम्बुलेंस बुलाकर फेंकवा दिया जाए। एक हवलदार ने कमरा सर्च किया और जेब से एक लेटर निकला जिस पर लिखा हुआ था कि मेरा कोई भाई आएगा, उसे ये लेटर जरूर दे देना। जब लेटर खोला तो एक प्लेन पेपर पर सिर्फ एक वेब एड्रेस दिया हुआ था। जब सौरभ ने उसे कंप्यूटर पर डाला तो एक YouTube की वीडियो खुल गई। उस वीडियो में सिकंदर खड़ा हुआ था, कमरा वही होटल का था। उसने कहा मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं जो मुझ पर मेरी आपा के मौत का, उनके खून का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे टॉर्चर करेगी, मुझसे तहरीक के बारे में बहुत कुछ पता लगा लेगी जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपने कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। मैं अपने कश्मीर के लिए अपनी जान दे रहा हूँ और जिसका मुझे कोई गम नहीं। उसके बाद सिकंदर ने वो गन ली, अपने मुंह में डाली, निकाली और वेव किया।
उसे वीडियो अपलोड भी तो करनी थी मरने से पहले। इस सब से ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि सिकंदर ने ज़ारा का खून किया होगा। जाते जाते तो कोई भी जो ये बूंदे बनाते हैं तो मैं आपको उनकी लिस्ट दे दूंगा और आप चेक कर सकते हो। इंटरनेट वापस आ गया ना? सौरभ ने कहा। हाँ भाई, इंटरनेट वापस आ गया। यहाँ पर फिर से कल पत्थरबाजी हुई और फिर से आर्मी वालों ने इंटरनेट बंद कर दिया। पता नहीं कब ये सब कुछ ठीक होगा। आज रात को खाने में क्या बना है? केशव, जो कि पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता था। निजाम ने वो बूंदे वापस किए और डिनर मेन्यू सेट करने के लिए वो वहां से चला गया। फिर भाई कराऊं टिकट बुक? सौरभ ने पूछा। रुक जा यार, देखते हैं। कल इन सुनारों के पास भी जाकर देख लेते हैं। क्यों, क्या करोगे अब सुनार के पास जाकर? सौरभ ने कहा। सोच रहा हूँ अपनी भाभी के लिए कैसे बूंदे ले लूं। अच्छा, और वो टिंडर वाली भाभी? आज पहली बार ये दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एक बार फिर शुरू हो गया था। अब केशव और सौरभ बहुत सारे ज्वेलर्स के पास गए। बहुत सारे ज्वेलर्स ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये बूंदे यहाँ तो नहीं बने हैं, पर अगर आप चाहें तो हम इससे बेहतर बनवा देंगे। केशव ने कहा, नहीं, हमें सिर्फ पता लगवाना है कि ये बूंदे कहाँ बने हैं। एक एक करके हर ज्वेलर से ना सुनते सुनते ये दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। तब एक ज्वेलर ने चेक करके बताया कि इस पर इनिशियल्स लिखे हैं SJ, तो इसका मतलब किसी S नाम के ज्वेलर ने ये बूंदे बनाए होंगे। उसके बाद शुरू हुआ S नाम के ज्वेलर्स के पास जाना। सोनल ज्वेलर्स, सुमित ज्वेलर्स, शहजाद ज्वेलर्स, शबनम ज्वेलर्स, हर किसी के पास गए, पर जवाब अभी भी यही था कि ये बूंदे हमने नहीं बनवाए। फाइनली बहुत ज्यादा थकने के बाद ये पहुंचे शौकत ज्वेलर्स के पास, जिसे देखते ही कह दिया, ये बूंदे हमारे दुकान से ही बने हैं। 3.5 लाख रुपए में एक लंबे ऊंचे गोरे चिट्टे मिलिट्री मैन को ये बूंदे दिए गए थे। 2 लाख कैश एडवांस में दिए थे और 1.5 लाख बूंदे ले जाने के टाइम उस आदमी ने कैश पेमेंट कर दी थी। उसका नाम उनकी बुक में नहीं लिखा हुआ था। केशव ने पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी को इतने महंगे बूंदे आप बेच दो और ना उनका फोन नंबर हो, ना एड्रेस हो, ना नाम हो। पर शौकत ज्वेलर ने कहा कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते हैं और उनका तो काम है ज्वेलरी बेचना, और वो वही करते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है। केशव और सौरभ अब घर आ गए थे और सोच रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है। क्या रघु हो सकता है? पर रघु तो छोटा है, हैंडसम, दूर दूर तक नहीं है, आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। रघु के पास पैसा तो बहुत है, हो सकता है उसने किसी को भेजकर ये बूंदे बनवाए हों। रघु से तो केशव खुद भी बात कर सकता है। केशव ने रघु को मैसेज किया हाय, और रघु का रिप्लाई आ गया। तब केशव ने पूछा कि क्या उसने कोई एक्सपेंसिव इयररिंग्स ज़ारा को दिए थे? नहीं, ज़ारा को तो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा एक महंगा आईफोन जरूर उसने दिलाया था। उसके अलावा सिर्फ फ्लावर्स, कार्ड और केक, बस यहीं तक। ज़ारा इससे ज्यादा महंगे गिफ्ट्स उससे नहीं लेती थी। आईफोन भी बहुत मुश्किल से दिया था। अब अगर रघु नहीं तो कौन? क्या सिकंदर हो सकता है? पर सिकंदर की भी ना हाइट लंबी थी, ना वो हैंडसम था। और भाई कभी भी अपनी बहन को इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगा? और अगर देगा तो एटलीस्ट उसके पापा को तो पता होगा। पर ज़ारा के पापा को तो इन बूंदों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब उन्होंने तो ये बूंदे ज़ारा को नहीं दिलवाए हैं। कैसे ढूंढा जाए? इन्वेस्टिगेशन में अब क्या मोड़ लिया जाए? कैसे पता चलेगा कि कौन मिलिट्री मैन था ज़ारा की जिंदगी में? उसके बाद एक बार फिर सौरभ ने शुरू किया ज़ारा का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करना। शुरू से हर फोटोग्राफ को ये लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे और एक फोटोग्राफ में उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा मिलिट्री का पर्सन है ज़ारा के साथ। इस आदमी को तो केशव ने देखा हुआ है। सौरभ ने पूछा क्या, कब? ज़ारा के फ्यूनरल पर। हाँ, इसका नाम फैज है, केशव ने कहा। अब फैज के बारे में तो सारी डिटेल्स ज़ारा के फादर से मिल जाएंगी क्योंकि वो दोनों बात कर रहे थे। फैज से मिलना ही होगा, जानना ही होगा क्या उसका कोई कनेक्शन है ज़ारा के खून के साथ। फैज का नंबर ज़ारा के फादर से ले लिया गया और उसके बाद केशव ने उनसे बात की। कहा कि उसका दोस्त सौरभ मिलिट्री का बहुत बड़ा फैन है, मिलिट्री पर्सनल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो उनसे मिलना चाहता है, वहाँ की सारी चीजों को देखना चाहता है।
फैज ने हाँ कह दिया और ये दोनों पहुंच गए फैज से मिलने। जी हाँ, तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टिगेशन में नई बाधाएं आती जा रही हैं। फैज चूंकि शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, क्या वो हो सकता था जारा का कातिल? क्या उसने जारा का कत्ल किया होगा? पर उसके पास क्या कारण रहे होंगे? इन दोनों का क्या रिलेशनशिप होगा? और फैज ने इतने महंगे बूंदे जारा को दिए होंगे? जारा तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी रघु के साथ, फिर वो फैज के साथ रिलेशनशिप क्यों बनाएगी? और रघु भी तो कितना अमीर है, उससे वो कभी भी महंगे गिफ्ट्स क्यों नहीं लेती थी? बातें तो अभी बहुत सारी हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं, पर टाइम एक्चुअल में खत्म हो चुका है। हमारे दोनों जासूस इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन है जारा का असली कातिल, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीक हमें पता चलेगा कि इस नॉवल का एंड क्या है, जारा का असली कातिल कौन है और क्यों उसने जारा का कत्ल किया। फिलहाल आपको दिल थाम कर करना होगा इंतजार नेक्स्ट वीक मैं लौट कर आऊंगी और हम इस नॉवल को करेंगे द एंड, जानेंगे सारे सवालों के जवाब। फिलहाल आपको वही करना है, प्यारे प्यारे फीडबैक देने हैं, बताना है कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, ये कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान है, इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। www.radioudan.com पर जाकर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं और बता सकते हैं आपकी फीलिंग्स मेरे और इस शो के बारे में। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। I'll be back soon with the continuation of the novel The Girl in Room 105 by Chetan Bhagat. Till then, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Rana Live. Bye bye.